बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षा, जो डीएलएड द्वितीय वर्ष में चलती है। इसमें पहली यूनिट हम यहाँ पे आज कंप्लीट करेंगे। पहली यूनिट का नाम है विद्यालय की संकल्पना। विद्यालय इसमें क्या है, पूरी बुक में यदि देखा जाए तो विद्यालय का प्रबंध कैसे होता है, विद्यालय में क्या क्या होता है, किस किस तरह के विद्यालय होते हैं, किस सारी बातें पूरी बुक में इसी पर आधारित है। तो जो फर्स्ट यूनिट है आज हम यहाँ पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन, समाज के दृष्टिकोण से विद्यालय की क्या आवश्यकता है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन है पहला, समाज के दृष्टिकोण से विद्यालय की क्या आवश्यकता है। यदि हम विद्यालय खोल रहे हैं, विद्यालय में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो इससे क्या जरूरत पड़ गई ऐसा कि विद्यालय खोला जाए। तो हम देखते हैं आगे उत्तर में। समाज, सहयोग, सहिष्णुता, भाईचारा, प्रेम आदि से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। किस किस से हो रहा है, क्योंकि समाज है, कुछ लोगों का समूह होता है जो मिलकर आपस में रहते हैं, उसके कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, एक दूसरे के प्रति सुख दुख में काम आना रहता है। तो वो सारी बातें इसमें आई है। समाज किससे बन रहा है कि सहयोग, सहिष्णुता, भाईचारा, प्रेम आदि से समाज का निर्माण होता है। विद्यालय का कार्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना जो उपयुक्त गुणों से संपन्न हो। विद्यालय क्या करता है, जब बालक विद्यालय में आता है तो उसको अध्यापक सिखाता है कि उसे अपने दोस्तों से, अपने सहपाठियों से, अपने गुरुजनों से सबसे किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह से उठना बैठना है, दुर्व्यवहार नहीं करना है, गाली नहीं देना है, मिलजुल कर रहना है, सबके एक दूसरे के काम आना है, सुख में दुख में। ठीक है, इस तरह की बातें उनको विद्यालय में बालकों को बताई जाती है। तो विद्यालय का कार्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना जो उपयुक्त गुणों से संपन्न हो। इसलिए सामाजिक रूप से भी विद्यालय की आवश्यकता है। विद्यालय एवं समाज के वातावरण में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में जाता है जब व्यक्ति विद्यालय में पढ़कर, तो उसे पता होता है कि मुझे शुरू से ही सिखाया गया है कि मुझे बड़ों का आदर करना है, छोटों को प्यार देना है, बड़ों के साथ एक दूसरे का सहयोग करना है, सबसे मिलजुल कर रहना है। तो ये सारी बातें इन समाज में काम आती है और ये सब विद्यालय में सिखाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, समुदाय के लिए विद्यालय का क्या महत्व है। उत्तर में पहला पॉइंट, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण में सहायक। सबसे क्या है, सब समुदाय क्या करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है कि कोई व्यक्ति किस उसमें आगे है, कौन सी कला में निपुणता रखता है, समाज के दृष्टिकोण से मिलके रहता है, या अपने सहपाठियों का सहयोग करता है, या अपने उसमें जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में आगे हो, कोई सेवा में आगे हो, तो उसका विकास कहाँ पे होता है, समुदाय के यानी समूह के साथ रहकर ही होता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक यानी कि व्यक्ति के सम्यक व्यक्तित्व का विकास विद्यालय में ही होता है, जिसमें जो गुण होता है उसी के अनुसार वहाँ के जो अध्यापक होते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं, उसका प्रोत्साहन करते हैं और उसका विकास होता है, और व्यक्ति आगे बढ़ के अपने देश का नेतृत्व करता है, समाज का नेतृत्व करता है, या अपने समूह के साथ आगे बढ़ता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है उच्च शिक्षा की तैयारी। उच्च शिक्षा की प्रथम सीढ़ी विद्यालय शिक्षा है। तो समुदाय के लिए क्या क्या जरूरी है, विद्यालय का क्या महत्व है, तो उसमें हम देखते हैं कि हम उच्च शिक्षा की तैयारी भी करते हैं। पहले छोटी कक्षाओं को हम विद्यालय में पढ़ते हैं, और जब जो बालक शिक्षा अध्ययन में इनमें अच्छी रुचि रखता है, तो वो बालक फिर बड़ी कक्षाओं में भी जाता है और अच्छा टीचर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा नेता, ये सब वो बनता है। तो उसकी जो आगे बढ़ने की जो शुरुआत है वो विद्यालय से ही होती है। तीसरा पॉइंट है रोजगार की तैयारी। रोजगार की तैयारी बालक विद्यालय शिक्षा से ही प्रारंभ करता है। कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जहाँ पे बालक को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रोजगार करना, बाल मेला लगाना, उसमें कुछ सामग्री बेचना, व्यवसाय करना, एसयूपीडब्ल्यू कैंप लगाना, इस तरह के जिन एसयूपीडब्ल्यू कैंप के माध्यम से भी कई चीज़ें बनानी सिखाई जाती है। तो बालक को
यदि किसी कारणवश यदि वो ये गवर्नमेंट जॉब में या किसी और तरह की नौकरी में नहीं जाना चाहे, तो उसका क्या होता है कि उसको रोज़गार के लिए उसमें तैयार किया जाता है। सामाजिक गुणों का विकास। समानता, सहयोग, सहनशीलता, नैतिकता, ईमानदारी आदि गुणों का विकास में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक में सामाजिक गुणों का विकास हो, यानी कि उसमें समानता, सहयोग, सहनशीलता, एक दूसरे के प्रति क्रोध भी आ रहा हो तब भी गलत व्यवहार नहीं करना, ये सहनशीलता है। अच्छा व्यवहार करना, नैतिक आचरण करना, ईमानदारी से रहना आदि गुणों का विकास विद्यालय में होता है। तो सामाजिक गुणों का विकास में विद्यालय के महत्वपूर्ण योगदान होता है। पांचवा पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु। कई बालक होते हैं, जैसे एक जनजाति थी, डामोर जनजाति, वहाँ के लोग जागरूक नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनमें एक परिवर्तन आया कि उनमें से एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने प्रयास किया कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, तो वो विद्यालय में निरंतर आता रहा। वहाँ के टीचर्स ने सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया, लेकिन सभी बच्चे नहीं आ पाए उस जनजाति के, एक या दो बच्चे ही आ पाए। तो उन कुछ ही बच्चों को जब अच्छे तरह का वातावरण दिया, पढ़ाई का वातावरण दिया, उनको प्रोत्साहन किया हर तरीके से, तो उनमें से एक बच्चा कलेक्टर की पोस्ट तक पहुँच गया। तो ये सामाजिक परिवर्तन आया, यानी कि उस समाज में उसने उसी बच्चे ने उसी की जाति को, उसी के समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो ये सामाजिक परिवर्तन विद्यालय से आते हैं, पढ़ाई से आते हैं और समाज को आगे बढ़ाने का काम फिर वो बच्चे करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, विद्यालय की समय सारणी को समझाते हुए उसकी आवश्यकता बताइए। समय सारणी एक विद्यालय का आवश्यक तत्व है। यह विद्यालय को क्रियाशील बनाती है। यह विद्यालय को जिस विद्यालय में समय सारणी जितनी अच्छी होती है, उस विद्यालय की कार्यप्रणाली उतनी ही सुदृढ़ होगी। अब इसकी आवश्यकता क्या है कि समय व शक्ति की बचत होती है। यदि समय सारणी निश्चित होगी कि उसको कौन से समय में उसको क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है, तो ये सारी बातें निश्चित होगी, पहले से तय होगी, उसकी समय सीमा निश्चित होगी, तो बालक क्या होगा कि वो एक निश्चित समय जो दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, 5 या 6 घंटे विद्यालय के समय के, तो वो उसमें एक निश्चित नियम के अनुसार चल पाएंगे। नैतिकता के दृष्टिकोण से, नैतिकता विद्यालय में समय पे आएंगे, समय से काम करेंगे, उसके नैतिक आचरण करेंगे, किसी से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, उचित व्यवहार करेंगे, तो क्या होगा कि वो उस समय शक्ति का समय जो दिया गया है उसके अनुसार बालक चलेगा और अनावश्यक समय का व्यर्थ उपयोग नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है इसमें उचित कार्य का विभाजन। इसमें क्या होता है कि किस व्यक्ति को क्या काम करना है। जैसे यदि फिजिकल टीचर है तो उसका काम रहता है कि बच्चों को गेम्स करवाएं, उसके अलावा उनको पीटी करवाएं, उनको स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करें। या और अन्य टीचर हैं तो सब्जेक्ट टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना अपना कार्य विभाजन देखते हैं। एसएसटी के टीचर बालकों का समय समय पर होमवर्क चेक करना, उनको सामाजिक ज्ञान देना, इस तरह का कार्य करेंगे। तो साइंस वाले टीचर साइंस का उनको लैब में ले जाकर उन्हें विज्ञान संबंधी चर्चा करेंगे, उनको परिचय कराएंगे विज्ञान से संबंधित चीज़ों का। ठीक है, तो ये उचित कार्य विभाजन होगा उनका, सबका अपना विभाजन होता है। वहाँ के प्राचार्य होंगे तो वो बताएंगे कि किस किस को कौन कौन सा कार्य करना है, किसको किस कार्य को कितने टाइम में पूरा कर लेना है। ठीक है, चौथा पॉइंट है इसमें अनुशासन हेतु। एक अनुशासन बना रहता है, इससे काम का बंटवारा निश्चित हो जाता है, तो उसमें सब डिसिप्लिन बना रहता है, सब अपने अपने अनुसार अपने कार्य को पूरा करने में लगे रहते हैं और बच्चों को नैतिक आचरण करवा के या विद्यालय में आपस में अध्यापक भी एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करके उसे समय पर पूरा करते हैं और विद्यालय में समय विभाजन के अनुसार ही शांति सद्भावना बनी रहती है
ताकि सबको ध्यान रहता है कि मुझे अपना कार्य कब और कैसे पूरा करना है। तो इसमें कोई उच्छृंखलता नहीं होती है। इसके प्रकार: सामान्य समय सारणी, शिक्षकवार समय सारणी और गृह कार्य समय सारणी। इसमें क्या होता है कि सामान्य समय सारणी में सिंपल सी एक सामान्य समय सारणी होती है, जिसमें अध्यापक अपने नियम अनुसार, बालक अपने नियम अनुसार अपना कार्य करते रहते हैं और उसका विभाजन होता है, जो महीने में एक बार समय जो विद्यालय और बालकों का जिस काम को लेकर समय होता है उसके अनुसार चेंज किया जा सकता है। शिक्षकवार समय सारणी होती है, इसमें टीचर्स जो होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, उनको निश्चित रहता है कि उनको निश्चित काम कब करना है, कैसे करना है, कितने समय में निपटाना है, कब किसको कक्षाओं में जाना है, किसका पीरियड कब लगेगा, तो और किस शिक्षक की क्या जिम्मेदारियां हैं। गृह कार्य समय सारणी होती है, इसमें बालक को समय समय पर होमवर्क देना, उसको चेक करना और एक निश्चित समय हर विद्यालय का टीचर्स के अकॉर्डिंग या प्राचार्य के कथनानुसार अलग हो सकता है। जैसे कि कई 7 दिन में एक बार गृह कार्य चेक होता है, कई 15 दिन में होता है। तो समय समय पर बालकों को गृह कार्य देते रहें और उनको अध्यापक उनको चेक करते रहे हैं कि बालक ने पूरा किया है या नहीं, या फिर वो घर जाके भी पढ़ाई करता है या पढ़ाई में, अध्यापन में, अध्ययन में कितनी रुचि ले रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय के महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखिए। पहला है अधिगम अनुभवों को रोचक, प्रभावशाली और समृद्ध बनाना। विद्यालय के महत्वपूर्ण उद्देश्य में है ये अधिगम अनुभवों को रोचक, प्रभावशाली एवं समृद्ध बनाना। तो अधिगम अनुभव यानी कि जिस तरह से लर्निंग के दौरान, सीखने के दौरान जो अनुभव होते हैं, जैसे बालक ने अक्षर लिखना अक्षर ज्ञान लिया, या उसने कोई खेल संबंधी कोई चीज सीखी, विद्यालय से सीखी, या कुछ बनाना सीखा, कुछ चीज कोई चीज रोचक रूप से प्रोजेक्ट बनाना सीखा, तो ये सब विद्यालय में ही अनुभव होते हैं। तो इनको रोचक, प्रभावशाली और समृद्ध बनाने का कार्य विद्यालय में होता है। व्यक्ति का समग्र विकास करना। बालक है जो उसका समग्र विकास यानी कि उसे विद्यालय में सब तरह की जानकारी दी जाती है। पुस्तकालय के माध्यम से भी उसे तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने को दी जाती है, जिससे वो महात्मा गांधी के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में या स्वामी विवेकानंद के बारे में अध्ययन कर सके, या अपने अध्यापक से उसके बारे में जानकारी ले, वो और रुचि पड़े उसकी, या उसको व्यवसाय संबंधी चर्चा करनी हो, या अन्य कोई जानकारी लेनी हो अध्ययन संबंधी, तो वो अपने अध्यापक से ले सकता है। तो उसके सारे और उसके नैतिक आचरण, आर्थिक, सामाजिक सभी तरह की जो परिस्थितियां होती है, उसमें उसको सीखना, समझना सब कुछ विद्यालय में ही निर्माण होता है। तो बालक का संपूर्ण विकास विद्यालय में ही हो जाता है। व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। बालक को तरह तरह की प्रोजेक्ट बनवाना, उसके व्यवसाय संबंधी जानकारी देना। यदि बालक किसी कारणवश, कोई बालक पढ़ाई में कम रुचि लेता है लेकिन बिजनेस में उसमें आगे रुचि लेता है, तो विद्यालय में इसी प्रकार के अभ्यास भी कराए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। 2 या 5 दिन के इस तरह के शिविर आयोजित होते हैं, जिससे बालक को इस तरह की जानकारियाँ उपलब्ध करवाएँ कि वो व्यवसायिक कुशल हो सके, या जैसे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हुआ, इकोनॉमिक सब्जेक्ट हुआ, तो इनके माध्यम से बालकों को जानकारी दी जाती है। तो बालक व्यावसायिक रूप से कुशल भी हो सकता है विद्यालय में। नेतृत्व का विकास करना। बालक को या तो क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा हो या क्लास में उच्छृंखल और शैतान बच्चा हो, तो अक्सर ऐसे 2 बच्चों को मॉनिटर बना दिया जाता है। तो वो बालक क्या करते हैं कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने क्लास का नेतृत्व करना भी सीख जाते हैं। नेतृत्व करना भी सीख जाते हैं और जीवन में यही नेतृत्व की जो क्षमता उनमें विकसित होती है, ये जीवन में उनके काम आती है और वो बड़े नेता या देश का विकास करने की बात सोचते हैं, पूरे समाज का नेतृत्व करने की सोचते हैं। इस तरह से उनमें ये क्षमताएं विकसित की जाती है। या खेल में टीम का लीडर हो,
है ना? ठीक है। पांचवा पॉइंट है सामाजिक व राष्ट्रीयता का विकास करना। बालक सामाजिक रूप से और देश की प्रति भावना, जब सवेरे विद्यालय विद्यालय में बालक आता है तो उसे प्रेयर में खड़ा होके हमारे यहाँ की जो प्रस्तावना है, शपथ दिलवाई जाती है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, उसके अंदर भावनाएं जागरूक की जाती है और उसको शपथ दिलवाई जाती है अपने देश के प्रति, ताकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो। और समय समय पर विवेकानंद जयंती और महात्मा गांधी जयंती या अन्य बहुत ही जितने भी तरह की देशभक्त हुए हैं या अन्य जो हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए उनके नाम पर विज्ञान मेला, बाल मेला, चाचा नेहरू के ये सब करवाए जाते हैं, जिससे बालक समाज और देश के प्रति जागरूक होता है और अपने देश और समाज के प्रति उसके मन में अच्छी भावनाएं आती हैं। नैतिक विकास। विद्यालय का उद्देश्य है कि बालक के नैतिक विकास हो। जैसे ही बालक यहाँ से पढ़ के निकले किसी भी विद्यालय से, तो लगना चाहिए उसने शिक्षा ग्रहण की है। शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि एक नैतिक आचरण भी है, जो बालक के व्यवहार से प्रकट होता है कि वो अपने छोटे बहन भाइयों के प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है, अपने माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है, या समाज में उसका कैसा आचरण है सबके प्रति, या विद्यालय में अपने मित्र के मंडली के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति जो आचरण होता है, ये सब विद्यालय में सिखाया जाता है। तो नैतिक विकास विद्यालय का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो है शिक्षकों हेतु कौन सी कल्याणकारी योजना संचालित होती है। ठीक है, शिक्षकों हेतु कौन सी कल्याणकारी योजनाएं संचालित होती है। जो विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं उनके बारे में है कि शिक्षकों हेतु कौन सी कल्याणकारी योजनाएं संचालित होती है। तो इसमें उत्तर है हितकारी निधि योजना। ये शिक्षकों के कल्याण हेतु लागू की गई थी। कौन सी? हितकारी निधि योजना। इसमें है कि सेवा में रहते यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को सहायता दी जाती है। यदि कोई शिक्षक है, सरकारी नौकरी में है और शिक्षक है, तो उसके आश्रितों को, जो उसके पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उनको सहायता पहुंचाई जाती है। उनके बच्चों को व्यावसायिक कोर्स पर छात्रवृत्ति प्रदान करना। जिसके जो बच्चे हैं, जो अध्यापक है या अध्यापिका, उनके जो मृत्यु हो गई जिनकी इसके सेवा कार्य के दौरान, तो उसी उसके बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पुत्र पुत्री के विवाह पर ऋण भी प्रदान किया जाता है। अगली जो योजना है वो है समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। इसमें राज्य कर्मचारी से उनके वेतन से एक मुश्त राशि काटी जाती है और अलग अलग दुर्घटनाओं पर बीमा सहायता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं विद्यालय के भौतिक संसाधन बताइए। तो भौतिक संसाधन क्या हुए बच्चों? भौतिक संसाधन वो होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, जैसे कि विद्यालय का भवन दिखाई देता है, खेल का मैदान दिखाई देता है, पुस्तकालय दिखाई देता है। तो ये भौतिक संसाधन कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम गार्गी पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो बच्चों गार्गी पुरस्कार उनको दिया जाता है जो 10वीं की छात्रा हो और जिसके 75% या उससे अधिक अंक उसने प्राप्त किए हों। एक योजना आती है बच्चों छात्रवृत्ति योजना। इसमें एक होती है पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जो 10वीं तक के छात्रों को दी जाती है। ठीक है, 10वीं तक के छात्रों को ये छात्रवृत्ति दी जाती है। दूसरा है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जो 11वीं 12वीं के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, उसे उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना कहते हैं। अगला चलते हैं हम ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। कक्षा 1 से 5 तक के छात्र या छात्रा जिनके घर से विद्यालय 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो। क्या है? जिनके घर से 1 से
5वीं तक के वो छात्र या छात्रा जिनके घर से विद्यालय कितनी दूर हो, 1 किलोमीटर की दूरी पर। कक्षा 6 से 8 तक के छात्र जिनके घर से विद्यालय 2 किलोमीटर की दूरी से अधिक हो। ठीक है, कि जो विद कक्षा 6 से 8 तक के पढ़ने वाले छात्र या छात्राएं जिनके घर से विद्यालय 2 किलोमीटर की दूरी से अधिक हो, उनको भी ट्रांसफर वाउचर योजना दी जाती है। और है कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाएं जो मॉडल विद्यालय में पढ़ती हो। अगला क्या है कि कक्षा 6 से 8 तक की वो बालिकाएं जो मॉडल विद्यालय में पढ़ती हो, उनको भी ये सुविधाएं प्राप्त है। अगला इसी में ही है कि ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं कक्षा 9 से 10 तक में पढ़ती हो और जिनका घर 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पे हो। ऐसी छात्राएं गांव में रहने वाली जो कक्षा 9 या 10 में पढ़ती हो और कोई विद्यालय से घर की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक हो, उनको भी ये सुविधाएं दी जाती है। कक्षा 1 से 8 तक समस्त बालक बालिकाओं को राशि मिलती है। ठीक है, कक्षा 9 से 10 तक केवल बालिकाओं को ही राशि मिलती है, बालकों को नहीं मिलती है। कक्षा 1 से 5 तक समस्त राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं को प्रति उपस्थिति दिवस पर 10 रुपए राशि, यानी कि जब बालक उपस्थित हो रहा है तो उस उपस्थित दिवस पर उसको 10 रुपए राशि दी जाती है। किसको? कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को। ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक के बालक बालिकाओं राजकीय विद्यालय में मॉडल स्कूल में राजकीय विद्यालय या मॉडल स्कूल में केवल बालिकाओं को 15 रुपए प्रति उपस्थिति दिवस पर दी जाती है। कक्षा 6 से 8 तक के बालक बालिकाएं जो या तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो या मॉडल स्कूल की बालिकाएं हो, उनको 15 रुपए प्रति उपस्थिति पर मिलेंगे। कक्षा 9 से 10 में केवल बालिकाओं को 20 रुपए प्रति उपस्थिति दिवस पर राजकीय विद्यालय में पढ़ने पर और घर से 5 किलोमीटर की दूरी होने पर यह राशि मिलती है। तो यह होगी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के बारे में। अब पढ़ते हैं अपन आपकी बेटी योजना। बीपीएल या ऐसी बालिका जिसके माता-पिता में से किसी एक का निधन हो गया हो, कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपए और कक्षा 9 से 12 तक 2500 रुपए राशि देय होती है। या तो बीपीएल हो या जिसके माता या पिता में से किसी एक का निधन हो गया हो। तो ऐसे बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक तो 2100 रुपए और कक्षा 9 से 12 तक 2500 रुपए राशि दी जाती है। ये सिर्फ आपकी बेटी योजना बालिकाओं के लिए है। ठीक है, इसके बाद आता है पालनहार योजना। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के 3 बच्चों तक हर महीने बालक या बालिकाओं को 1000 रुपए प्रति माह विद्यालय में अध्ययनरत 6 से 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चे जो कक्षा 1 से 12 में पढ़ते हैं, उनको सरकार की तरफ से व्यय राशि पालनहार योजना कहलाती है। ऐसी महिलाएं जो विधवा हो या ठुकराई गई हो या तलाकशुदा हो, ऐसी महिलाओं के 3 बच्चों तक, ठीक है ना, 3 बच्चों में बालक या बालिका कोई भी 3 बच्चे, ठीक है, तो उसके 3 बच्चों तक हर महीने सरकार की तरफ से 1000 रुपए प्रति माह उसको मिलेंगे और उस बच्चे की उम्र होना चाहिए 6 से 18 वर्ष तक और बालक का अध्ययन होना चाहिए कक्षा 1 से लेके 12वीं तक। ठीक है, कक्षा 1 से लेके 12वीं तक के बच्चों को ये मिलते हैं और हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं और बालक की उम्र 6 से 18 वर्ष तक होना चाहिए। ठीक है, उनको सरकार की तरफ से जो राशि मिलती है वो पालनहार योजना कहलाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इतना सरल ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अगले वीडियो में अगली यूनिट लेकर फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।